हाँ भाई देखिए, तो हम लोग जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं कौन सा, एनालिसिस, हिंदी में विश्लेषण, उसका पार्ट थर्ड पिछले क्लास में ख़त्म किए। यंग प्रमेय, स्वार्ज प्रमेय वाला जो पूरा सीरीज था वो पार्ट थर्ड कहलाता है, उसमें से एक ठो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए। पार्ट 4 को शुरू में पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब में भी डाला है, कौन सा, फूरियर सीरीज। बैकअप ले दूंगा बाद में, जैसे किसी को जल्दी हो साथ में ख़त्म करने का तो यूट्यूब चैनल में जाओ, उसमें पूरा क्लास 9 ठो डाला है, 2 साल पुराना वीडियो, वो सेम टू सेम है सिलेबस, ठीक है ना। और ये कौन सा पार्ट, फर्स्ट और सेकंड एक साथ पढ़ाऊंगा, समझ गए मेरी बात को। आगे पीछे पढ़ाने का उद्देश्य बस ये था कि इस जो पार्ट थर्ड पढ़े हो ना, पार्ट 4, उसके बाद ये थोड़ा अच्छे समझ में आता है, ठीक है ना। क्या ठीक, तो पार्ट फर्स्ट है, देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दिया हूँ इंग्लिश में। ऑनलाइन वाले जितने छात्र मुझे देख रहे हैं उन लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड किया हूँ, पीडीएफ सामने रखिएगा इंग्लिश मीडियम किताब का, ठीक है ना। नहीं मिला होगा तो मांग लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये पार्ट फर्स्ट है, स्वेच्छ पदों की श्रेणी, सीरीज ऑफ आर्बिट्री टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्वेच्छ श्रेणी, आर्बिट्री सीरीज, ये समझिए आर्बिट्री टर्म्स। तो आर्बिट्री टर्म्स मतलब अनंत पदों की श्रेणी, इनफाइनाइट टर्म तक का। जैसे मैं लिखता हूँ समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और an, यहाँ समेसन लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, समेसन मतलब क्या होता है, सम। कहाँ चालू हुआ है, n इज इक्वल टू 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट टर्म। तो चलो ओपन करते हैं, बताइए, बोलो। a1 और प्लस क्यों लगा रहा हूँ, समेसन मतलब सम होता है, सम मतलब योग, ध्यान दीजिए। a1 a2 a3 और डेस कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट टर्म, ठीक है ना। तो ये जो अनंत पदों की श्रेणी होती है, अनंत पदों की श्रेणी, इन्फाइनाइट टर्म तक का सीरीज जो होता है, समझ गए ना, वही स्वेच्छ श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वेच्छ श्रेणी। स्वेच्छ मतलब आर्बिट्री टर्म्स कहलाता है, स्वेच्छ श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को। पहला चीज मैं क्या बता दिया आपको कि अगर कोई सीरीज है जो कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म तक का, तो उसी को हम आर्बिट्री टर्म्स बोल देते हैं। क्लियर है, खैर ये कोई खास नहीं है, आप ध्यान दीजिए। अब समस्या क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देता है कि पद जो है, टर्म कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक, समझ गए, अनंत पदों की, और उसको बोलता है कि चेक करके दिखाओ कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, अभिसारी है कि अपसारी। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में सुने हो ना, अपसारी अभिसारी, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो कोई भी अगर अनंत पदों की श्रेणी है, इनफाइनाइट टर्म तक का सीरीज है, तो उसका आप डायरेक्ट ना ही कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हो, ना ही डाइवर्जेंट उसको चेक कर सकते हो, समझ गए भाई। आप खुद सोचो ना, कोई पद कहां तक गया है, अनंत तक का, अनंत मतलब कहां तक जा रहा है पता नहीं है, समझ गए। तो अनंत पदों की कोई श्रेणी है तो उसको आप चेक कर ही नहीं पाओगे डायरेक्टली कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। और क्वेश्चन में यही पूछता है, अनंत पदों की कोई श्रेणी दे देगा, आप बोलेगा चेक करके दिखाओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो आप क्या करते हो, एक कलेक्शन काट के निकाल देते हो यहाँ से यहाँ तक कि पद मान लिया कहाँ तक है, अनंत तक का, उसका मैं n तक का टर्म छांट दिया। जैसे मान लिया बीच में एक नंबर कोई होगा, मान लिया क्या नंबर लिख दिया, an समझ गए ना, a1 से लेके इन्फिनिटी तक का टर्म है, समझ गए ना, उसमें बीच में कोई टर्म क्या है, मान लिया an। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कलेक्शन चाकू से काट के मैं निकाल दिया अलग से, उसको मैं नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एसएन। समझ गए, नहीं आया समझ में। और इस एसएन को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, समझ गए। इसको बोल देते हैं पार्शियल सम। क्या बोल देते हैं, पार्शियल सम। यहाँ एसएन का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक है, या बुक में कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देता है, ऐसा। ये ब्रैकेट को ध्यान रखिएगा ना, ब्रैकेट ऐसे ही डालना, ऐसा वाला मत डालना, समझ गए ना। तो ये जो बताने के लिए होता है कि जो टर्म था 1 से लेके कहाँ तक था, अनंत तक का, उसमें से मैं कलेक्शन छाटा हूँ, कहाँ तक का कलेक्शन, an या sn तक का। क्लियर हुआ, नहीं आया जी समझ में। तो वही लिखते हैं। तो ये जो sn या an निकालोगे, इसको आप चेक करोगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। अगर ये sn कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हुआ तो पूरा का पूरा जो आपका सीरीज था वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट या क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यानी सीधा सीधा समझ लो, ये एक पूरा परिवार है। कहाँ तक का परिवार है, अनंत पदों का। उसमें से एक सदस्य को निकाले और ये कहीं चोट्टा निकला तो पूरा का पूरा परिवार भी उसी श्रेणी में
हम मानते हैं। समझ गए ना? तो इसको जो एस एन को मैं बोलूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिए। A1 सिगरेट, खुशबू आ रहा है ना? मैं वही सोच रहा था कौन पी रहा है यहाँ बोल के। ठीक है ना? क्लियर हुआ? कौन पी क्या है? वो नीचे से कुछ नहीं, वो लोहा को जला रहे हैं ना, लोहा को काटते हैं ना तो वो खुशबू खींच रहे हो। उसको बदबू नहीं, उसको खुशबू बोलते हैं। कई लोग तो अरे यार याद दिला दिए सर, एक ठो दे दो सर, एक ठो दे दो। कई लोग रहते हैं एकदम मतलब भयंकर टिके, रह नहीं पाते हैं उसके बिना। ध्यान दीजिएगा ना। तो ये समझ में आ गया? ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना क्या लिखा मैं? एस एन में लिखूंगा तो n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, या n लिखूंगा उसको कहाँ से कहाँ तक लिखा, A1 A2 से कहाँ तक लिखा, an, क्योंकि उसी कलेक्शन को आप क्या नाम दिए, एस एन। क्लियर है? तो इसी को हिंदी में बोलते हैं आंशिक संकलनों का अनुक्रम, इंग्लिश में पार्शियल सम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आप थोड़ा उसको लिखिए, मैं नीचे में लिखा रहा हूँ उसको, लिखिए उसको। आंशिक संकलनों का अनुक्रम पार्शियल सम, आंशिक संकलनों का अनुक्रम, ठीक है ना? एस एन, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक, या इसी को बुक में कभी कभी ए एन भी लिखा होता है, तो आप उसको टेंशन मत लेना। तो एस एन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 और डेट डेट डेट, इसको मैं कहाँ तक लिखा, AN तक। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? अब क्या समझ नहीं आया भाई? पूछो पूछो। क्या बताऊं मैं? आप बताओगे तब तो मैं बताऊंगा, मैं तो बता दिया। ठीक है, पार्शियल सम लिख लेना इंग्लिश में ना, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है ना? पार्शियल सम एस एन, प्रमेय में नहीं है जी, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी प्रमेय कहाँ चालू किया? प्रमेय चालू करूंगा, देखियो पिछले क्लास में कई लोगों का हवा उड़ गया था, अभी चालू कहाँ किया हूँ। हड़बड़ाओ मत, आहिस्ता आहिस्ता मौत तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे। हो गया सबका? अरे बहुत स्लो लिखते हो आप लोग, पता है, भगवान जाने नकल कैसे मारोगे आप लोग। ठीक है, चलिए नीचे लिखता हूं फिर मैं। अब आप लिखिए अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम। ठीक, कन्वर्जेंट सीरीज, अरे कुछ नहीं है जी, वो काम करने वाले लो ना आप लोग, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं। हो गया सबका? सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन लिखो, सुनो ध्यान से ना। अब कन्वर्जेंट सीरीज का थोड़ा डेफिनेशन समझ लीजिए ना। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन समझिएगा, शॉर्टकट में समझा रहा हूं, फिर थ्योरी लिखाऊंगा। मान ली जाए मैं ऐसा लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा ना, अलग से समझाता हूं, फर्स्ट ईयर के हिसाब से और 11वीं 12वीं के हिसाब से। मैं जैसे लिखा हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर l। इसको मैं पहले भी कई क्लास में समझाया हूं। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। चलो इसको फंक्शन ही लिख लेता हूं, एलो रहने दो यार। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, उसका पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं, लिमिट। समझ गया ना? ये उसका फंक्शन, ये उसका जो पॉइंट है, जो पॉइंट जिस तरफ जा रहे हैं, और ये उसका क्या कहलाता है, लिमिट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का परिभाषा ये है कि जो फंक्शन दिया है या सीक्वेंस जो भी दिया है, हम यहाँ सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में फंक्शन के रूप में पढ़ते थे, ठीक है ना, जैसे है ना। तो ये जो फंक्शन है
उसमें उसका लिमिट को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? लिमिट को, और मॉड लगा लो, और अगर वो एप्सिलॉन से छोटा है, किससे छोटा है? एप्सिलॉन, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। क्या मैं बोला, समझ में आ गया? जो फंक्शन है या जो सीक्वेंस है उसमें उसका लिमिट को माइनस कर दो और क्या लगा दो? मॉड, और अगर वो किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, क्या बोला, समझ में आ गया ना? ये जो एप्सिलॉन और बार बार डेल का इस्तेमाल करूंगा, मैं अभी से बता देता हूं कि जो एप्सिलॉन या डेल होता है ये दोनों लिस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है? लिस्ट पॉजिटिव, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, जिसका वैल्यू हर कंडीशन में 0 से बड़ा और मैक्सिमम 1 होता है। इसलिए कभी भी एप्सिलॉन डेल का यूज करने से पहले बता देना कि फॉर एवरी, प्रत्येक अवस्था में एप्सिलॉन हमेशा किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा, और एप्सिलॉन से मिलकर डेल बना है तो देयर एग्जिस्ट लगाते हैं। देयर एग्जिस्ट मतलब का अस्तित्व है, इसका अस्तित्व इससे है। समझ गए ना? बेटे का अस्तित्व किससे है? पिता से है, बाप नहीं, पिताजी। ठीक है ना? ग्रेटर देन 0। समझ गए? थोड़ा लिखा दे दो यार। ठीक है, समझ गए ना? एप्सिलॉन और डेल हमेशा जब भी लिखा करो, क्या लिखा करो? ग्रेटर देन 0 लिखा करो। समझ गए ना? फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हो, जब तक मैथ्स की दुनिया में रहोगे, एप्सिलॉन डेल का जब खोज किया गया था तभी बता दिया गया था कि हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा। तो छोड़िए उस बात को। तो अब आते हैं अपन इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन में, कि मान लीजिए एक सीक्वेंस क्या लिया मैं, बताओ, बोलो, SN। मान लीजिए उसका लिमिट क्या है? L, और अगर सीक्वेंस SN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से SN में उसकी लिमिट को माइनस करूंगा, मॉड लगाऊंगा, तो किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा, तभी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वरना नहीं। समझ गया ना? और दूसरी बात, लिमिट कुछ ना कुछ वैलिड होना चाहिए। मान लीजिए लिमिट ही इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। फिर वो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा, जिसका लिमिट पता नहीं है। समझ गए? इन्फिनिटिव है, अननोन है। इन्फिनिटिव मतलब क्या है? अननोन, सीधा सीधा मतलब। समझ गए ना? वो कन्वर्जेंट नहीं बल्कि क्या होगा? डाइवर्जेंट। तो मैं पूरा पूरा लिख देता हूं। समझ गए? और यहां पर बताया जाता है कि जो n का पोजीशन है ग्रेटर आर इक्वल टू n0, ये कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे जाके। ठीक है ना? तो यहां पर मैं पूरा पूरा लिख देता हूं। क्या लिखूंगा आप भी बताओ? कि वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, ठीक, पॉजिटिव नंबर का एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को मैं नाम क्या दे दिया? SN, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब ये समझ में आ जाता है ना कैसे लिखा हूँ? पॉजिटिव नंबर का एक सीक्वेंस ले लिया। समझ गया ना? क्या ले लिया बता? SN, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये अगर कन्वर्जेंट है, क्या है? कन्वर्जेंट, अभिसारी है तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसके लिए मैं क्या भी डेफिनेशन बताया कि एक लिमिट L लिया जो रियल नंबर है। क्या लिया? L जो बिलोंग टू R लिखा हो, मतलब रियल नंबर है। क्लियर है? की ओर अभिसरित होता है तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू n इस प्रकार है कि SN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। अब ये जो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं उसको रटने की जरूरत नहीं है, ये कोई एग्जाम में नहीं आता है। डेफिनेशन लिख रहा था इसलिए पूरा लिख दिया। समझ गए ना? बस आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए जो आपके लायक काम का है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी होगा जब उस सीक्वेंस में उसका लिमिट को माइनस कर दूं, मॉड लगा लूं, किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन। बस आपके लायक अभी फिलहाल इतना ही काम का है। ये सब थ्योरी लिखा हूँ, लिखना चाहो तो लिख ले, दिमाग में मत भरना जबरदस्त। ठीक है ना? वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। समझ गए? चलिए, और ये तो हुआ कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, यहीं पास लिख लेना इसको भी थोड़ा नीचे में। ये कन्वर्जेंट का हो गया। डाइवर्जेंट का क्या बताया? बताओ, बताइए डाइवर्जेंट का। अगर लिमिट n टेंस इन्फिनिटी दिया है, SN दिया है, और कहीं लिमिट उसका प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हुआ तो ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट, अपसारी। और ये क्या हुआ? अभिसारी। ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपके दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का डेफिनेशन। बाकी ये सब कोई एग्जाम में नहीं आता है, ये सब लिखने का तरीका है और धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, जैसे शुरू में परिभाषा बताता था ना, किसी बिंदु पर फंक्शन के क्या डेफिनेशन होता है, सूत्र लिखता था, नया नया लगता है शुरू में, लास्ट में एकदम प्रैक्टिस वैसी ये भी है, इसमें ज़्यादा टेंशन मत पालना। चलिए अब आगे लिखिए कुछ। अब कॉची सीक्वेंस के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में? कॉची सीक्वेंस। इंग्लिश मीडियम वाले निकाल लेंगे बुक से और बाकी इधर देखेंगे। कॉची सीक्वेंस, ठीक है। अलग से नहीं दिया है, कॉची का अभिसरण सिद्धांत दिया, देखिए ध्यान से ना। अब ध्यान दीजिएगा इधर, कॉची सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस? कॉची सीक्वेंस। अब कॉची सीक्वेंस समझिएगा, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इधर देखिए सब लोग, कि मान ली जाए मेरे पास एक सीक्वेंस है, क्या है? एक सीक्वेंस, ठीक है ना। जैसे मैं लिख देता हूं an इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, समझ में आ गया ना। एन लिखो चाहे एन लिखो, मतलब एक ही है, बुक में एन लिखा है, कई बार हम लोग एन यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये n इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक है बताओ, बोलो? इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या लिखा है बताओ, बोलो? a1 प्लस a2 प्लस a3 डेडेस क्या है बताओ, बोलो? an, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को अगर मैं इस फॉर्मेट में जमाऊं, यहाँ पर ऐसे लाइन से लिखूं, a1 a2 a3 डेडेस, ऐसे क्या लिखा? an। क्लियर हुआ? अब यहां पर समझिएगा, an से पहले मान लीजिए कहीं बीच में एक और नंबर ले लिया, am ले लिया, क्लियर हुआ? या और कुछ ले लिया, am an के अलावा भी कुछ ले सकते हो। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी दो बिंदु को माइनस कर दो, कोई भी दो बिंदु क्या करो? माइनस करो। जैसे मैं यहां दो बिंदु अपने मन से क्या ले लिया? am और an, आप भी कुछ दूसरा ले सकते हो, समझ गए? कि एक सीक्वेंस का कोई भी दो पॉइंट को अगर आप माइनस करो और मॉड लगाओ, और अगर वो किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तो ये सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस कहलाता है। इट इज कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस। क्लियर हुआ? क्या बोला, समझ में आया? कोई भी दो बिंदु माइनस करो, am माइनस एन करने की जरूरत नहीं है, आप an माइनस एम भी कर सकते हो, a1 माइनस a2 कर सकते हो, a1 माइनस a5 कर सकते हो, समझ गए ना। उस सीक्वेंस के कोई भी दो बिंदु को माइनस कर लो, मॉड लगा लो, तो किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन। समझ गए? तो ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होता है? कॉची सीक्वेंस। क्लियर हुआ? यहां देखो n और m लिया हूं, या m और n दो बिंदु लिया हूं, आप बताओ m और n का पोजीशन कैसा है बताओ। मान लीजिए देखो, ये a1 a2 a3, ये जो a4 है, ये आदमी है, क्या है? आदमी। और ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, मान लीजिए पहला डब्बे में बैठा है, ये दूसरे डब्बे में बैठा है, ये तीसरे डब्बे में बैठा है, समझ गए? तो पहले डब्बे को नाम दे दिया मैं n0, अगले डब्बे का नाम क्या दे दिया? n1, अगले डब्बे का नाम क्या दे दिया? n2, ऐसा चल रहा है, समझ गए? यानी ये m और n जो व्यक्ति है, ये जो है, इन दोनों का पोजीशन ऐसा है, ये दोनों लोग हो सकता है, पहला भी हो सकता है, नहीं आया समझ मेरी बात? मैं आपको क्या बोला, यहाँ कोई भी दो बिंदु माइनस करना है, समझ गए ना। कोई भी दो बिंदु माइनस करना है, हो सकता है a1 माइनस a2 करूँ। अब मान लीजिए a1 और a1 माइनस a2 करता, तो क्या रहता? a1 कौन सा हो जाता? पहला वाला हो जाता। क्लियर हुआ? तो वही मैं बोला कि यहाँ अगर m और n लिखते हो, तो m और n का पोजीशन बताना कि m और n जो है पहले डब्बे में भी हो सकता है या उसके बाद वाले डब्बे में भी बैठ सकते हैं, समझ गए? इसलिए लिखते हैं फॉर ऑल जो m और n है, कौन है? m और n, वो दोनों पहले डब्बे के बराबर हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है। ग्रेटर देन मतलब बाद में, नहीं आया जी समझ में? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसीलिए ग्रेटर आर इक्वल टू लिखते हैं। ये समझ में आया कैसे लिखते हैं? नहीं आया समझ में? यहाँ भी जो इस तरफ लिखे थे n ग्रेटर इक्वल टू n0, समझ में आया? n जो है n0 वाले डब्बे में भी हो सकता है या उसके बाद वाले में भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो क्या क्या वो बोला, समझिए बात को, मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई थ्योरी में नहीं पूछता है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉची सीक्वेंस होता क्या है। कॉची सीक्वेंस बस इतना याद रखना कि सीक्वेंस का कोई भी दो बिंदु उठा लो, माइनस कर लो, मॉड लगा लो, किससे बड़ा किससे छोटा होना चाहिए? एप्सिलॉन, तो वो कॉची सीक्वेंस होता है।
एप्सिला यूज कर रहे हो तो एप्सिला को लिखने से पहले बताना कि एप्सिला हमेशा किससे बड़ा होता है, जीरो से बड़ा। समझ गए ना। और उसके बाद जो एन जीरो, जो यहाँ एन देखो, जो भी नया चीज लिखते हैं उसके बारे में बताना पड़ता है। एन जीरो जो है पहला नंबर, वो एक नेचुरल नंबर है। क्या नंबर है, नेचुरल नंबर। समझ गए ना। ठीक, तो इन्हीं चीजों को लिखूंगा, आप बताओगे मेरे को। रुक जाइए, लिखने मत, आप ही मेरे को बताना कैसे। देखो लिखने का भी अपना तरीका होता है, स्टाइल होता है, और धीरे धीरे डेवलप होता है, और धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। इसमें भी और बहुत सारी चीजें हैं ना, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ, पर जबरन का बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, दिमाग में घुसेगा नहीं। समझ गए ना। देखिए क्या लिखोगे, पहले तो सीक्वेंस को बताया करो कि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम लिया हूँ। समझ गए ना। रियल नंबर का मैं क्या ले लिया हूं, सीक्वेंस। बताओ क्या लिखूंगा, बताओ। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। ठीक है ना। राइटिंग को मत ध्यान देना, समझिए बात को। रियल नंबर का सीक्वेंस। बताओ सीक्वेंस को क्या नाम दे दूं यहां पर, ए एन, एन इज इक्वल टू 1 to ∞ एस एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ। तो लिखो मत ना जी, आप लोग बताओ ना, आप ही लोग बताओ। रियल नंबर का पहले सीक्वेंस को लिखते समय बताया करो कि सीक्वेंस कैसा है, रियल नंबर। रियल क्यों लिखा हूं, आई लगाया हूं क्या कहीं, आई मतलब इमेजिनरी, आई तो कहीं यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए बता दिया कि क्या सीक्वेंस है, रियल नंबर का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कहलाएगा, कॉची अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉची सीक्वेंस कहलाता है। यदि आप पहला चीज हमेशा बताया करो कि एप्सिला किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा, क्योंकि एप्सिला यूज करने वाले हो। क्लियर हुआ। के लिए जो एन जीरो ले रहे थे, इसके बारे में बताओ कि वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ। देयर एग्जिस्ट लगा दिया करो, देयर एग्जिस्ट मतलब का अस्तित्व है, थोड़ा मैथ शब्द, ठीक है ना। एन जीरो किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। और इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि, किस प्रकार हो बताओ, कि कोई भी दो बिंदु को मैं माइनस कर दूं, ए एन माइनस एम या ए एन माइनस एम, समझ गए। मॉड लगा लूं, किससे छोटा आएगा, एप्सिला से छोटा। जहां पास आपको बताना पड़ेगा कि एम और एन लिया हूं, वो या तो पहले डब्बे के बराबर या तो उसके बाद का, इसलिए ग्रेटर इक्वल टू। क्लियर हुआ, ये खत्म। समझ गए कैसे लिखे, नहीं आया समझ में। मेन बात को पकड़ लेना भाई कि एक पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस ले लिया हूं, उस सीक्वेंस का कोई भी दो बिंदु उठा लिया हूं, दोनों को माइनस किया, मॉड लगाया, किससे छोटा आया, एप्सिला। एप्सिला के बारे में बता दिया, एप्सिला हमेशा किससे बड़ा होता है, जीरो से बड़ा। एन जीरो अपने मन से उठाओ तो एन जीरो के बारे में बताओ कि एन जीरो क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ गया ना। और इस प्रकार लिखते हैं, हो गया और क्या है। समझ गए मेरी बात को। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको लिखने का स्टाइल बता रहा हूं बस धीरे धीरे। और भी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना, उसको मैं ज्यादा नहीं उतर रहा हूं, आगे मैं लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। कॉची का अभिसरण सिद्धांत अब लिखता हूं, कॉची का अभिसरण सिद्धांत। राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा, और जो बच्चे यूट्यूब में भी इसको देखेंगे, ऑनलाइन देख रहे हैं, थोड़ा थ्योरी ज़्यादा सर हिंदी में लिख रहे हो, एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत जल्दी डिजिटल पैनल ला रहा हूँ, फिर ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश वाला। फटाफट बटन दबाऊंगा, इंग्लिश में दिखाई देगा सब, ठीक है। चलो, ये अपने आप में थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट है बुक में, ठीक है ना। कॉची का विसरण सिद्धांत थ्योरम नंबर फर्स्ट है, मैं उसको लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कूलर ऑन कर देना।
हाँ भाई, हेलो हेलो, हाँ ध्यान दीजिएगा ना। अब मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए, लिखना बंद कीजिए आप लोग। इंग्लिश मीडियम वाले पा गए जी थ्योरम कहाँ पर से, पा गए ना। मेन बात को समझिए, सार बात को, ठीक है ना। बाकी तो सब नोट कर लिए हो ना। अब आप मुझे ये बताओ, कभी भी बीएससी फाइनल या कभी भी मैथ्स पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा करो कि कहीं ये वर्ड लिखा हो यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। कभी लिखा हो यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ये लिखा हो, या लिखा हो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मेरी बात को सुनिएगा, कभी भी लिखा हो, क्या लिखा हो, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, या फिर लिखा हो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सिर्फ नेसेसरी नहीं या सिर्फ सफिशिएंट नहीं, दोनों लिखा हो एक साथ। क्या लिखा हो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो दो ठो केस बनाना पड़ता है। कितना केस, दो केस। एक केस लिखोगे, केस नंबर फर्स्ट, जो दिया है उसको लेके चलोगे और जो निकालना है वो तो निकालोगे। फिर केस नंबर सेकेंड उल्टा बनाओगे। उल्टा बनाओगे मतलब जो निकालना था उसको लेके चलोगे और जो गिवन दैट है वो लाना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ, बोलो। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि लिखा है बीच में। तो यहां कुल मिला के कितना केस बनाओगे, दो केस, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड। केस नंबर फर्स्ट में जो लेके चलना है वो लेके चलोगे और जो निकालना है तो निकालोगे ही। केस नंबर सेकेंड में उल्टा बनाओगे। उल्टा बनाओगे मतलब जो निकालना है उसको लेके चलोगे। अरे इसको मत देखो, काहे टेंशन में देख रहे हो, इसको मैं बता रहा हूं ना भाई, मेरी बात को समझो। समझ गया ना। तो कितना केस बनाओगे, दो केस, ठीक है ना। तो यहाँ दो केस बनाना है। अब थ्योरम में उतरिएगा। मैं थ्योरम को पहले समझा देता हूँ, हालांकि लिख दिया हूँ, समझिएगा। दिखाइए, मैं मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ कि थ्योरम में बोल क्या रहा है। कितना केस बनाना है, इतना तो क्लियर हो गया है ना कि हमको दो केस बनाना है। अब दो केस बनाओगे तो केस नंबर फर्स्ट में क्या लेके चलना है और क्या निकालना है उसको समझिएगा ना, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट में आपको ये जो सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है ना, ये जो सीरीज है इसको आपको लेके चलना है कन्वर्जेंट। समझ गए, क्या लेके चलना है, कन्वर्जेंट, यानी अभिसारी लेके चलना है। समझ गए, कौन सा सीरीज को, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी an को क्या लेके चलना है, कन्वर्जेंट। और निकाल के दिखाना है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपके पास आना चाहिए समेशन k इज इक्वल टू n प्लस 1 m और a के, और इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन। केस नंबर फर्स्ट में इसको लेके चलोगे और ये लाके दिखाओगे। कहाँ पर सेम है, एम है, चलो ठीक। समझ गए ना, नहीं आया समझ में, उसको थ्योरी मत पढ़ो, मैं आखिरी में समझाऊंगा उसको, उसमें पढ़ोगे दिमाग घूमेगा आपको। थ्योरम कंप्लीट होने के बाद फिर थ्योरम को पढ़ा के दिखाऊंगा आपको। समझ गए, इसको समझो क्या लेके चलना है, समझ में आ गया। क्या लेके चलना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी को क्या लेके चलना है, कन्वर्जेंट, और ला के दिखाना है ये। और केस नंबर सेकेंड में उल्टा लेके चलना है, उल्टा बनाना है। मतलब क्या लेके चलोगे, आप लेके चलोगे k इज इक्वल टू n प्लस 1 m a k का मॉड लेस देन क्या है, एप्सिलॉन लेके चलोगे और निकाल के दिखाना है कि आपका जो पूरा सीरीज था अनंत पदों का, ये अनंत पदों का है। समझ गया ना, ये पूरा क्या निकलना चाहिए, कन्वर्जेंट। क्लियर है। दो ठो केस क्यों बना रहे, समझ में आ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में बीच में लिखा है इफ एंड ओनली इफ। चलो तो बनाना स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक। क्लियर हुआ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आप ही लोग बताना, अब मैं केस नंबर फर्स्ट सेकंड क्या लेके चलना है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे बताओ, आप ही लोग बताओ क्या लिखूं, बताओ ना। केस नंबर फर्स्ट लिखता हूं, क्या लेके चल रहे हो, समझ में आ रहे हैं ना। तो यहां पर चूंकि थ्योरम है इसलिए पूरा माना में चलेगा कि माना सपोज आपका जो सीरीज है, कौन सा सीरीज बोलिए, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी an, ये जो सीरीज है ये कैसा सीरीज है,
अभिसरण करती है, हिंदी में बोलते हैं, या अभिसारी है, उसको ज़्यादा हिंदी में अभिसरण करती है बोला गया है। कन्वर्जेंट है, सीधा सीधा यार, बात खत्म। क्लियर हुआ? यही लेके चल रहे हैं ना, दिमाग में क्लियर है ना? ये जो सीरीज है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक, फिर हमें क्या सिद्ध करा के दिखाना है? तो हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, तो हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू शो दैट। हमें क्या प्रूफ करा के दिखाना है? आप ही बताओ। अभी बता रहा था, वो लिखा है समेशन जो है k इज इक्वल टू n प्लस 1 से m और a के मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, जिसमें m और n का पोजीशन बता दिया। मैं लिख देता हूँ, m जो है किससे बड़ा है? n से, वहाँ लिखा है, बाद में पढ़ लेना, क्वेश्चन में लिखा है m किससे बड़ा है? n, और n किससे बड़ा है? बराबर है नेचुरल नंबर। ये कंडीशन दिया, इसका यूज़ भी होगा आगे जाके, समझ गया ना? तो ये कन्वर्जेंट लेके चल रहे हो, ये ला के दिखाना है। ठीक, अब आप बताओ, आप मुझे बताना। मैं आपको शुरुआत में जब बता रहा था उसी समय बता दिया था कि अगर मान लीजिए आपके पास सीरीज है, सुन लीजिए ध्यान से ना, सीरीज मतलब A1 A2 डेस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब बीच में एक नंबर क्या ले लिया? an। ये इसको बोलते हैं सीरीज, और जो एसेंबल लिखा था उसको बोलते हैं सीक्वेंस, इसको बोलते हैं श्रेणी, और उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रम। याद रखिएगा, समझ गए ना? तो ये जो श्रेणी है, सीरीज है, सीरीज हमेशा कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट टर्म तक का होता है। क्लियर हुआ? तो ये जो सीरीज है इसको क्या लेके चले हो? कन्वर्जेंट। समझ गए ना? अगर पूरा का पूरा परिवार चोरता है तो उसमें का हर आदमी चोर माना जाएगा। समझ गए? तो अगर ये पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है, क्या है? कन्वर्जेंट, तो उसका एक परिवार का कलेक्शन निकालूंगा, A1 A2 से होते हुए AN। समझ गए ना? इसको मैं क्या नाम दे दिया? एसएन। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये जो एसएन है जिसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, अनुक्रम, ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा अनंत पदों की श्रेणी, पूरा परिवार को अगर आप कन्वर्जेंट लेके चल रहे हो तो उसका एक टर्म तो कन्वर्जेंट होगा ही। क्लियर हुआ मेरी बात? तो उसी को मैं लिखने जा रहा हूं कि पूरा का पूरा परिवार को अगर आप कन्वर्जेंट लेके चले हो तो उसका जो पार्शियल सम होगा, इंग्लिश में पार्शियल सम, समझ गए? वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। कैसे लिखूंगा आप ही बताओ? मैं लिखूंगा कि भैया चूंकि आपका जो पूरा परिवार था AN, ये क्या है? बताओ ना जी, क्या है? अभिसारी है। क्या लेके चल रहे हो? कौन सा सीरीज लेके चल रहे हो? अभिसारी श्रेणी लेके चल रहे हो। ठीक, तो उसका जो पार्शियल सम होगा, तो इसका पार्शियल सम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आंशिक योगफल का अनुक्रम, यही बोलते हो। ठीक, और क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? एसएन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। भी क्या होगा? अभिसारी होगा। नहीं आ जी समझ में? क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? राइटिंग पे मत जाना, जल्दी लिखने पे ऐसा होता है। ठीक है ना? कि पूरा का पूरा सीरीज जो अनंत पदों की श्रेणी है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका एक पार्शियल सम काट के निकालूंगा एसएन, वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। क्लियर हुआ? अब ये कन्वर्जेंट है, तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है? मैं कन्वर्जेंट सीरीज का फार्मूला बताया था आपको थोड़ा देर पहले, है ना? कि मान ली जाए जो एसएन है ये कन्वर्जेंट है, तो एसएन बराबर क्या लिखते हो आप बताओ? बोलो A1 A2 डेडेस क्या लिखते हो? AN लिखते हो, लिखते हो ना? इसको शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा बताओ? समेशन n इज इक्वल टू 1 to n लिख दिया, और लिख दिया a के। समेशन मतलब क्या होता है? सम। रखो जरा, n इज इक्वल टू 1 रखो, A1 मिलेगा। 1 से चालू है ना? 1 2 3 4 होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं? n तक। n बराबर 1 रखा, ये मिला। n बराबर 2 रखा, ये मिला। n बराबर 3 रखा, आगे मिलेगा। n बराबर n रखा, n मिलेगा। तो इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकता हूं। अरे तो n लिखूंगा तो कैसे बनेगा यार? n नहीं समझ रहे हो? अच्छा k लिख दो, सॉरी, ये लो। अब ठीक है, k इज इक्वल टू 1 2 3 होते हुए चल जाएगा। थोड़ा नया नंबर लेना पड़ेगा ना अंदर में। नहीं आया जी समझ में? और यहाँ पर बताना कि यहाँ पर जो n ले रहे हो, आखिरी नंबर n, वो नेचुरल नंबर है ना? जो आखिरी नंबर है उसके बारे में बताना क्या है? नेचुरल नंबर। तो उसी को लिख रहा हूँ कि पूरा परिवार कन्वर्जेंट है, तो एसएन जो उसका सदस्य है वो भी कन्वर्जेंट हुआ,
तो तब जो है एस एन के बारे में पूरा डिफाइन करना कि एस एन बराबर मैं क्या लिखा हूँ, समेशन क्या लिख दिया, के इज इक्वल टू 1 to n और क्या लिख दिया, ए के, और यहाँ बता दिया एन क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? ठीक। आप मुझे कोई बताइए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक थ्योरम पढ़े थे, प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। याद आ रहा है कुछ? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉची अनुक्रम होता है। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो कॉची सीक्वेंस। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है थ्योरम। दोबारा बोल देता हूं, क्या थ्योरम है? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम में क्या होता है, कॉची अनुक्रम। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। समझ गए? ये थ्योरम है ना, तो उसी को यूज करता हूं कि चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं चूंकि प्रत्येक जो है, बोलते जाओ, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉची अनुक्रम होता है, कॉची अनुक्रम होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। तो उस हिसाब से जो एस एन को क्या लेके चल रहे हो, बताओ, एस एन को क्या लेके चले हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चले हो, तो ये भी क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। नहीं आया समझ में? अभी तो आप बोल रहे हो ना कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस। तो एस एन को क्या लेके चले हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो वो भी क्या होगा, कॉची सीक्वेंस। तो उसी को लिखता हूं तब जो है, ठीक है ना। अतः आपका जो सीक्वेंस था उस हिसाब से, कौन सा सीक्वेंस, एस एन एन इज इक्वल टू 1 to infinity, ये भी कॉची सीक्वेंस होगा, भी क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, कॉची अनुक्रम होगा। समझ में आया? ये भी क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। अब जैसे ही आपने कहा कि एस एन भी कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस का फार्मूला लगाओ यहां पर। समझ गए? कॉची सीक्वेंस का क्या फार्मूला होता है बताइएगा। इधर लिखता हूं, ऊपर इस साइड का हो गया था ना, देखिएगा ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बताना कॉची सीक्वेंस का क्या फार्मूला होता है, बताओ। कॉची सीक्वेंस में सीक्वेंस का कोई भी दो बिंदु को माइनस कर लो, उसमें ए बोल के लिखाया था, मॉड लगा लो, किससे छोटा आएगा, एप्सिलॉन छोटा आएगा, जिसमें बताना कि यहां पर जो एम और एन बिंदु लिए हो, ठीक है ना, वो जो है किससे बड़ा है, बराबर होगा n0। लेकिन यहाँ बुक में n0 ना लिख के क्या लिख रहा है, n लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि वहाँ n0 के बारे में बताए थे, n या n0 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो डायरेक्ट n लिख दिया, बन जाएगा। इसके पहले बताना, जब भी लिखते हो एक लाइन छोड़ के लिखा करो कि बताइए एप्सिलॉन के बारे में पहले बताना पड़ेगा। एप्सिलॉन हमेशा किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा। के लिए देयर एग्जिस्ट लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, एक जो है एक पूर्णांक नंबर लिया हूं, एक इंटीजर नंबर लिया हूं, एक पूर्णांक नंबर क्या लिया हूं, नेचुरल नंबर। इस प्रकार हो कि लिख सकते हो। इसको जो पहले लिखा है थ्योरी वैसे ही हुबहू छाप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन लाइन ये है, इसको समझिएगा। समझ गए? तो क्या क्या किया अभी तक, मेरी बात को बताइए, दिखाई इधर। सबसे पहला चीज मैं क्या बोला, केस नंबर फर्स्ट उधर हो गया ना, सिंपल, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, सब लोग लिखना बंद कीजिए। क्या क्या बोला? सबसे पहली बात, एक सीक्वेंस लिया, वो कैसा सीक्वेंस लेके चला, कन्वर्जेंट। ऐसी थ्योरम में बोला था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीरीज लेके चलो, सॉरी, कैसा सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज और इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। याद रखना, इसको श्रेणी और इसको अनुक्रम। क्लियर हुआ? श्रेणी मतलब अनंत पदों की कहलाती, समझ गया ना। तो एक श्रेणी लिए, सीरीज लिए, वो कैसा सीरीज है बताओ, बोलो, कन्वर्जेंट। हमें प्रूफ करा के दिखाना है ये, वी हैव टू शो दैट। समझ गए? फिर चालू करना कि भैया मैं पूरा सीरीज को क्या लेके चला हूँ, कन्वर्जेंट। तो पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है, तो उसका जो एक परिवार है सीक्वेंस ये, वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। उसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में ये बता देना, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया हूँ। क्लियर हुआ? फिर आप जानते हो थ्योरम, उधर मत देखो, मैं तब देखो, बताओ। फिर आप थ्योरम क्या जानते हो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉची सीक्वेंस। तो बताना कि उस हिसाब से मेरा एस-एन को अभिसारी लेके चला था कन्वर्जेंट, तो वो भी क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। क्लियर हुआ? अब कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन छापा हूं। कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि दो, उसका कोई सीक्वेंस का 2 पॉइंट उठा लो, माइनस कर लो, मॉड लगा लो, एप्सिलॉन छोटा होगा। क्लियर हुआ? अब आप मुझे एक लाइन और बता दो, इसी को सॉल्व करूं तो यहां पर बताओ एस एन का फार्मूला क्या लिखे हो, दिखाइए।
एस एन का फार्मूला क्या लिखे हो, ये लिखे हो। वैसे एस एम का फार्मूला बनाऊंगा तो क्या आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस एन की जगह एम लिखा आएगा। बताओ वहाँ दिखाइए, बताइए ना क्या क्या लिखूंगा, आप ही लोग बताना। समेसन के इज इक्वल टू 1 to m हो गया ए के, माइनस समेसन के इज इक्वल टू 1 to n, और क्या होगा ए के मॉड में लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। यहाँ बाजू में इसका पोजीशन को चलने देना, एम ए एन ग्रेटर इक्वल टू एन। क्लियर हो गया। इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, चल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, जो प्रूफ करना था। अब कैसे आएगा मैं अलग से रफली बना के दिखाऊंगा। के बराबर n+1 से m ए के मॉड में लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पास पोजीशन बता दिया m और n ग्रेटर इक्वल टू n, ऐसा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में? चूंकि मैं m में n को घटा रहा हूँ, किसमें किसको घटा रहा हूँ, m में किसको घटा रहा हूँ, n को। तो बड़े में छोटा घटता है कि छोटे में बड़ा घटता है? बड़े में छोटा माइनस होता है। तो लास्ट में अब पोजीशन लिख देना कि चूंकि बड़े में छोटा घटा रहे हो, मतलब m किससे बड़ा होगा, n से। नहीं आया समझ में? भाई 4 में 2 माइनस होता है ना, समझ गए ना? तो इसमें 4 किससे बड़ा हुआ, 2 से बड़ा हुआ। तो ठीक वैसे ही आप इसमें किसमें माइनस कर रहे हैं, m में किसको माइनस कर रहे हैं, n में। तो यहाँ पास m जो है किससे बड़ा हो जाएगा, n से। नहीं आया समझ में? तो मैं क्या बोला, इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट ये लिखा हूँ। क्लियर हुआ? कैसे लिखा मैं अभी थोड़ा देर में समझा रहा हूँ। ठीक, दिखाइए इधर, ध्यान देना ना, आप ही लोग मुझे बताना। अलग से रफली बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से ना। इधर देखिए प्लीज, आप मुझे बताओ वहाँ पास आप लिखे क्या हो, समेसन क्या लिखे हो, के इज इक्वल टू 1 to m, और क्या लिखे हो, ए के। अब माइनस क्या लिखे हो समेसन में, के इज इक्वल टू 1 to n, ए के लिखे हो। आप मुझे बताओ तो जरा, ये जो है इसका पूरा खोलो तो, के बराबर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, m तक। खोलो जरा, a1 a2 डे क्या लिखा हूँ, am, फिर माइनस करता हूँ, ठीक है ना। बताओ इसको खोलो, a1 a2 डे कहाँ तक खोला, an। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? आपको जो प्रूफ करना था उसी में बोल दिया था कि m जो है किससे बड़ा है, n से। समझ गया ना? m n से बड़ा है, मतलब जैसे 7 जो है किससे बड़ा है, 3 से। समझ गए ना? तो आप बताओ तो मुझे माइनस करना, तो जैसे 1 2 3 होते हुए मैं लिखा 7, और उसमें माइनस कर रहा हूँ 1 2 होते हुए कहाँ तक लिखा, 3। माइनस करोगे क्या बचेगा, बताओ बताओ ना जी। 1 से लेके 7 तक में 1 से लेके 3 को माइनस करो तो क्या बचेगा, 4 5 6 7 बचेगा ना। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ यहाँ पर करो कि 4 5 6 7 बचा, मतलब क्या बचा, 3 के बाद क्या क्या बचेगा, 3 + 1 क्या बचेगा, 3 + 2 3 + 3 ऐसी बचेगा ना। लिखोगे तो नहीं आया समझ में? यानी कुल मिला के इसको समझ लो कि ये जो है n तक है, समझ गए? इसको समझ लो कहाँ तक है, m तक है। तो क्या बचेगा बताओ, बोलो। n+1 से बचना चालू करेगा, और कहाँ तक बचेगा, m तक। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं, खुल्ला खुल्ला बोल दो भाई, नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो वही चीज़ मैं करूँगा, अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरा बचेगा, के जो बचेगा वो बचेगा n+1 से बचना चालू होगा, और कहाँ तक बचेगा, m तक। और शॉर्टकट में a के लिख दिया उसको। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं, नहीं आया समझ में? तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, दिखाइए ध्यान से, कि यहाँ पर जब n बराबर 1 से m में माइनस करोगे 1 से लेके n तक को, तो बचेगा n+1 से लेके कहाँ तक बचेगा, m तक। n+1 से कहाँ तक बचेगा, m तक। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? तो उसी चीज़ को डायरेक्ट लिखा गया, यही अपन को प्रूफ करना था। ठीक, एक बार दोबारा एक बार मोटे मोटे तौर पे देख लो, और केस नंबर 2 ठीक उल्टा बनेगा। दिखाइए इधर फिर से। तो आप ही लोग बताना, एक बार फिर से बोल के मेरे साथ बोल के बताना क्या क्या किए, बताओ। बिना देखे बोलो, थ्योरम ऐसी याद हो जाता है। ध्यान दीजिए, रुक जाओ, क्या क्या मैं बोला फिर से सुनिए। सबसे पहली बात, केस नंबर 1 में क्या लेके चलना है, बोलो। कन्वर्जेंट। किसको कन्वर्जेंट लेके चलना है? अरे मुंह खोल लो, मुंह खोल लो। क्या किसको लेके चलना है? सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चलना है। कौन सा सीरीज को? पूरा सीरीज को। और हमें ये प्रूफ करा के दिखाना है। क्लियर हुआ? जिसमें पोजीशन बता दिया गया है पहले से, m का वैल्यू किससे बड़ा होगा, n से बड़ा होगा, और फिर दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? इसको प्रूफ करने के लिए आप पहले क्या बोलना कि पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है।
पूरा परिवार कन्वर्जेंट है तो उसका एक सदस्य भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। एक सदस्य मतलब पार्शियल सम, क्या ले लिया, एस एन, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ। फिर आप बताना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो भी होता है वो एक कॉची सीक्वेंस होता है। आप बताना कि हम थ्योरी में जानते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़े हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस। तो उस हिसाब से मेरा एस एन भी कैसा होगा, कॉची सीक्वेंस। जैसे ही कॉची सीक्वेंस लिखे, कॉची सीक्वेंस को उठा के फार्मूला लिख देना। कॉची सीक्वेंस में दो बिंदु को माइनस करो और मॉड लगाओ, और किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन। दिखाइए, तो यहाँ पर वही काम किया हूँ। दो बिंदु को माइनस करो, मॉड लगाओ, किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बारे में पहले बताना कि एप्सिलॉन हमेशा किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा। और एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिए हैं, क्या, n, इस प्रकार है बोल के छाप देना, बन जाएगा। एस एम का वैल्यू वहाँ से और एस एन का वैल्यू वहाँ से, बन जाएगा। दोनों को माइनस करोगे तो ये 1 से m तक है, ये 1 से n तक का है, माइनस करोगे तो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, n+1 से m बचेगा। क्लियर हुआ। इसको बोलोगे दोबारा बताऊँ क्या, बन जाएगा ना। तो ये प्रूफ करना था, समझ में आ गया। अब थ्योरी में देखिए, जो थ्योरम क्या पूछा था उसको देखिए, अब पढ़िए थ्योरम को, समझ में आ जाएगा। पूरा सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चलना है। इफ एंड ओनली इफ इसका जो पार्शियल सम है, आंशिक संकलनों का अनुक्रम, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल सम। एस एन क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, समझ गया ना। और कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखने के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखा है, और एन का अस्तित्व इस प्रकार है कि ये, समझ गया ना। तो ये थ्योरम ऐसा है जिसमें लिखने के लिए नहीं बोलेगा, ये थ्योरम को लिख के देगा, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग से दर्द मत करवाना। समझ गया ना मेरी बात को, क्लियर हुआ। चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर अपन केस नंबर 2 बनाएंगे। दिखाइए उधर उस सेट, उसके बाद इधर दिखाना, ठीक है ना। लगाओ। हेलो हेलो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना सीखो, समझ गया ना, समझ गया मेरी बात को।
ये जो जितना कुछ लिखा है बुक में भी हूबहू वैसे ही लिखा है मोटे मोटे तौर पे। आपके दिमाग में शॉर्ट फॉर्म में एक थ्योरम 4 लाइन में होना चाहिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका जो कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। जो भी कन्वर्जेंट होता है वो क्या होता है, कॉसी। बस अब कॉसी है तो प्रूफ हो जाएगा, कॉसी है तो क्या होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या शॉर्टकट में आपके नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ भाई। आप पेपर टाइम में ये सब लंबा लंबा 4-4 पन्ने का थ्योरम को खोल के देखोगे तो माथा घूमेगा, पी पा के सो जाओगे रात में, फट जो होगा देखा जाएगा। ऐसे हो जाते हैं, समझ गए। अब पीने का मतलब गलत समझते हैं। आदमी पानी भी पीता है, थम्सअप भी पीता है, पता है थम्सअप वो सब पानी नाम का भी चीज़ होता है, सुने हो। क्या क्या पानी पीने से नींद नहीं आता है। चलो आगे बढ़े, हो गया। अरे बहुत स्लो लिखते, जल्दी लिखो ना भाई फटाफट। इतना तो समझा दिया, उतना तो बिना देखे लिखते तो हो जाता। ये शुरुआत का बेस है बोल के आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, फिर रफ्तार लेना है इसको, ठीक है। हाँ इसको मैं फिर से समझा दूँ क्या, कई लोगों को दिक्कत हो रहा है, देख लो भाई फिर से ना। इधर हो गया क्या, ये वाला बोर्ड हो गया ना, दिखाइए तो इधर मैं समझा देता हूँ। जिसको समझ नहीं आया देख लो भाई, बार बार फिर बाद में घर में जाकर सीधी दर्द मत करवाना। देखो भाई यहाँ पर यहीं से बताता हूँ, देखो ये ध्यान दीजिए। ये जो लिखा है k इज इक्वल टू कहाँ से लिखा है, 1 to m। अब 1 to m कहने का मतलब खोलो तो बोलो ना जी, a1 प्लस a2 प्लस a3 डे क्या है बताओ, बोलो am, ठीक है ना। इसमें माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, बोलो a1 प्लस a2 और डे किसको माइनस कर रहे हैं, an को। क्लियर है, देख लो जिसको समझ नहीं आया होगा। क्लियर हुआ, यही दोनों को माइनस कर रहे हैं ना, 1 से m को और 1 से n को। और आपने बता दिया है क्वेश्चन में, जो प्रूफ करना है उसमें बता दिया गया है कि यहाँ पर जो m का पोजीशन है वो किससे बड़ा है, n से। समझ गए ना, m n से बड़ा है, मतलब समझ लाओ जैसे 7 में क्या 7 बड़ा है, किससे बड़ा है, मान लिया 4 से। क्लियर हुआ, तो 4 पहले आएगा कि 7 पहले आएगा, 4 पहले आएगा। समझ गया ना, तो वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर देखिए m का वैल्यू किससे बड़ा है, n से, यानी यहाँ m पहुँचने से पहले ही बीच में क्या होगा, n होगा। नहीं आया समझ में, m का वैल्यू किससे बड़ा है, n से, मतलब m जो है वो किससे बड़ा है, n से। आगे जाएगा ना, n के बाद आएगा कौन, m बड़ा है n से। समझ गया ना, तो जब माइनस करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म, यहाँ से यहाँ तक का टर्म कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ पर बचा क्या, n के बाद क्या आता है, n+1 से लेके कहाँ तक का टर्म बचा, am। तो कैसे लिखूंगा इसको बताओ, अगर मैं इसको a k लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, k बराबर कहाँ से चालू है, n+1 और कहाँ तक गया है, m तक। अभी भी समझ नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक। तो अब बताइएगा, केस नंबर फर्स्ट तो हमारा ओके हो गया है। अब हम बनाएंगे क्या, केस नंबर सेकंड। चलो केस नंबर सेकंड देखिएगा। अब आप मुझे बताओ केस नंबर सेकंड के बारे में। केस नंबर सेकंड, चलो बताओ केस नंबर सेकंड क्या बनाना है, पता है ना, उल्टा। समझ गए, उल्टा बनाना है, मतलब अभी जो ला के दिखाए, हो गया, शांत रहो, इधर बंद करो। अभी जो कूलर बस को बंद करो, रहने दो पंखा, कूलर बस, ठीक है। अभी जो ला के दिखाए हो यही वही लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे बताओ, समेशन में बोलते जाओ, k बराबर n+1 से लेकर m और क्या है, a k मॉड लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर है, आगे बताइए। अब इसको लिखे हो तो यहाँ पास ये भी बोलोगे कि m और n, सॉरी m जो है किससे बड़ा है, n से, और ये ग्रेटर इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पास एप्सिलॉन लिखे हो तो एप्सिलॉन के बारे में तो बताना ही पड़ेगा कि आपका जो एप्सिलॉन है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा। क्लियर हुआ, यहाँ जो नेचुरल नंबर n है उसके बारे में बताना के लिए जो है देयर एग्जिस्ट, ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक n इस प्रकार है कि, समझ गया ना, इस प्रकार है कि, समझ गए मेरी बात को, ये लाइन क्लियर हो गया।
सार बात यह है कि इसको लेके चल रहा हूँ। इसको लिखने से पहले आप एप्सिलॉन के बारे में लिख देना, नेचुरल नंबर एक के बारे में, एन के बारे में बता देना, बन जाएगा। फिर आगे क्या लिखोगे बताओ, बोलो। वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बताओ आप ही बोलो, बोलो जी, क्या सिद्ध करना है। इसमें उल्टा बना रहा हूं, देख लो वहां पर उसका उल्टा, ए एन जो है सीरीज पूरा, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये पूरा सीरीज क्या होना चाहिए, अभिसारी होना चाहिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, उसका उल्टा छापा हूं बस, ये लेके चल रहा हूं और ये लाके दिखाना है। क्लियर हुआ। अब आप बताइए, इधर देखिए, अब आप बताना मुझे, देखिए 4 लाइन में बन जाएगा केस नंबर 2। चलिए बताइएगा, क्या लेके चल रहा हूं बताओ, बोलो ना जी, अरे बोलो, जो लेके चल रहे उसी को तो मैं बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं क्या लेके चल रहे हो, यही लेके चल रहे हो ना, m का पोजीशन n से बड़ा और ग्रेटर इक्वल टू n, ये लेके चल रहे हो ना, क्या लाना है, क्लियर है दिमाग में। अब आप बताओ, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे तो ये आता है ना, तो इसको सॉल्व करने पे ये आता है, या इसको सॉल्व कर दिया आएगा, बराबर है दोनों एक ही मतलब, नहीं आया समझ में, तो ऐसा लेके चल रहा हूं। ठीक, फिर बताना यहां पर m का पोजीशन n से बड़ा है और ग्रेटर इक्वल टू क्या है, n। क्लियर है। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ ना जी, लिख सकता हूं ना, और इसको क्या लिख सकता हूं, लेस देन क्या हुआ, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉसी सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉसी सीक्वेंस। जब प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉसी अनुक्रम होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉसी सीक्वेंस, तो कोई कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट तो होगा ही करेगा, नहीं आया समझ में। ये जो निकला है उसके हिसाब से आपका जो सीक्वेंस हुआ एस एन, ये कैसा सीक्वेंस हुआ, कॉसी सीक्वेंस। अब ये कॉसी सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से क्या होगा, कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया। परिवार का एक सदस्य छोटा हुआ तो पूरा परिवार छोटा कहलाए, ये एस एन कन्वर्जेंट हुआ तो उसका जो मेन सीरीज था वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट अब कौन हो गया, नहीं आया समझ में। पॉइंट पॉइंट को पकड़ना सीखो कि लिखना क्या है, समझ गए ना। ये आया मतलब कॉसी सीक्वेंस, समझ गए, ये आया मतलब कौन सा सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस। अब कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट तो होगा ही करेगा, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉसी होता है। कॉसी है मतलब कन्वर्जेंट तो होगा ही करेगा, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट कौन निकला, एस एन। एस एन कन्वर्जेंट हुआ तो उसका जो मेन परिवार है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और वही तो लाना था, वही तो लाना था, नहीं आया जी समझ में। अपने शब्दों में पॉइंट पॉइंट को पकड़ना सीखो, लिखना सीखो, समझ गए, उसी को लिखने जा रहा हूं। फिर से बताऊं क्या, तो पहले आप इसको लिखने के बाद लिखना कि भैया मेरा आ गया है कॉसी सीक्वेंस। तो लिखूंगा कि अतः आपका जो अनुक्रम है, कौन सा अनुक्रम, एस एन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये एक कॉसी सीक्वेंस हो गया। कौन सा सीक्वेंस हो गया, कॉसी सीक्वेंस है, समझ गए। अब ये कॉसी सीक्वेंस हुआ तो प्रमेय से, बाय थ्योरम, तो प्रमेय से डायरेक्ट लिखना, कॉसी सीक्वेंस हुआ मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। क्लियर हुआ। और एस एन कन्वर्जेंट हुआ तो उसका जो मेन परिवार है, समझ गए ना। अतः दी गई श्रेणी, कौन सा श्रेणी, इसको श्रेणी बोलते हैं, याद रखना, इसको सीक्वेंस और इसको सीरीज, इसको अनुक्रम और इसको श्रेणी, समझ गए ना। आपको जो दी गई श्रेणी थी ये वाला भी क्या होगा, अभिसारी होगा। मेरी बात समझ में आए कि दोबारा बताऊं,
हो गया ना बात क्लियर? थ्योरम कंप्लीट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड कंप्लीट, क्लियर हुआ? चलिए लिखेंगे, फिर मैं कुछ और लिखाऊंगा आप लोगों को। हो गया? हाँ, अब सुनिए मेरी बात को ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए दो ठो, एक ठो लैंग्वेज है स्पेशल, वो लिखा रहता है, कई लोग को समझ नहीं आता है, सुन लो। कई बार लिखे रहता है, यहाँ लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। ऋणेत्तर और लिखा रहता है शून्येत्तर, ठीक है ना? ऋणेत्तर मतलब नॉन निगेटिव, समझ गया ना? ऋणेत्तर मतलब ऋण से ऊपर, ऋणेत्तर मतलब ऋण से ऊपर, माइनस से ऊपर। माइनस से ऊपर क्या होता है? 0, फिर 1, फिर 2, 3, ऐसा चलेगा। इसको बोलते हैं ऋणेत्तर। ऋणेत्तर मतलब नॉन निगेटिव, समझ गया ना? मतलब वैल्यू कहाँ से चालू है? 0 से। और लिखा रहता है शून्येत्तर। शून्येत्तर मतलब नॉन जीरो। शून्येत्तर मतलब शून्य से ऊपर। शून्य से ऊपर क्या आता है? 1, 2, 3, 4, दोनों का लैंग्वेज समझ लो, मतलब समझ गया ना? बीच बीच में लिखे रहता है, कंफ्यूज जाते हो आप लोग, ठीक है ना? कहीं लिख लेना। चलिए अब आगे कुछ मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, उसको समझिएगा। दिखाई इधर, क्या? नॉन जीरो और ये नॉन निगेटिव, ठीक है ना? आप सुनिए मेरी बात को। अब कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, नोट डाल बोल के लिख लेना। 4 ठो पॉइंट बताऊंगा, सार बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे होता है ना, गीता का सार क्या है? तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, समझ गए ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें कमेंट्स नहीं कर सकता, धार्मिक मामला है, ठीक है ना? चलिए याद रखिएगा, अगर कोई सीरीज एक दिष्ट वर्धमान हो, बता रहा हूँ इंग्लिश में ना, एक दिष्ट वर्धमान, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग समझते हो? सीरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे सीरीज इंक्रीज होते जा रहे हैं, समझ गए? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और साथ में अपर बाउंड रखता हो। क्या रखता हो? अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध। अपर बाउंड लोअर बाउंड तो थोड़ा बहुत जानते होगे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े हो, समझ गए ना? कौन जी बताऊंगा, सब जान जाओगे, ध्यान दीजिएगा ना। क्या क्या मैं बोला? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और साथ में क्या हो? अपर बाउंड हो, तो ये सीरीज फिर आपका कन्वर्जेंट कहलाता है।
अभिसारी कहलाते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा बात सुन लीजिए, अगर सीरीज आपका एक दिष्ट हार्समान हो, एक दिष्ट हार्समान, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, घटते हुए जाए, जैसे 10, 9, 7, 5, 3, ऐसे समझ गए, घटते हुए जाए, एकदम स्टेप बाय स्टेप ना, समझ गए। मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो और उसके साथ ये लोअर बाउंड रखता हो, क्या रखता हो? लोअर बाउंड, निम्न परिबद्ध, समझ गए, तब भी ये कन्वर्जेंट ही होता है। समझ में आए मेरी बात? क्या क्या याद रखिए, क्वेश्चन बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं और उसके साथ क्या हो? अपर बाउंड, एकदम जोड़ी फिट बैठ रहे हैं, कन्वर्जेंट, समझ गए। मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, घटते हुए जा रहे हैं और उसके साथ क्या है? लोअर बाउंड, एकदम जोड़ी फिट बैठ रहे हैं, समझ गए ना। एक लफाड़ू के साथ दूसरा लफाड़ू बैठा, समझ गए ना, तो भी कन्वर्जेंट, समझ गए, तो भी उनका उद्धार होना तय है। लेकिन अगर एक जो है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो, यहां लिखता हूं ना, क्या हो? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो, ठीक है, और उसके साथ लोअर बाउंड हो, ये लिखता हूं है ना, क्या लिखा? एक दिष्ट वर्धमान हो, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो, समझ गए, उसके साथ अपर बाउंड होना चाहिए, लेकिन अपर बाउंड ना हो के क्या हो? बताओ, बोलो, लोअर बाउंड हो गया, जोड़ी अलग अलग फिट अलग अलग हो गया, समझ गए ना, तो ये फिर डाइवर्जेंट होता है, अपसारी होता है, अपसारी। क्लियर हो गया? क्या क्या बोले, याद रहेगा ना। इंक्रीजिंग हो रहा था, उसके साथ अपर बाउंड होना चाहिए था, जबकि अपर बाउंड ना हो के क्या हो गया? लोअर बाउंड, डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया? और देखिएगा, एक और बता रहा हूं, वैसे ही अगला बताओ तो, एक दिष्ट हार्समान हो, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, उसके साथ लोअर बाउंड होना चाहिए, लेकिन लोअर बाउंड ना हो के क्या हो जाए? अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध हो जाए, तब भी जोड़ी अलग अलग बैठा और क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। ये चार बातें मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, एक और लिख लीजिएगा, 5वां नंबर पॉइंट, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से ना, ध्यान सुनिएगा कि कोई सीक्वेंस एक दिष्ट है, ये पता है। एक दिष्ट मतलब समझते हो ना, मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक मतलब सीक्वेंस हिसाब से चल रहे हैं, समझ गए ना। जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आया? 10। एक सीक्वेंस आपको पता है कि सीक्वेंस में चल रहे हैं, मोनोटॉनिक है, और उसके साथ ये भी पता है कि परिबद्ध है। क्या है? परिबद्ध यानी बाउंडेड है, समझ गए। लेकिन ये नहीं पता है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये नहीं पता, समझ गए। मेरी बात समझिएगा ना। अगर कोई सीक्वेंस ये दिख रहा है कि मोनोटॉनिक है, समझ गए, एक दिष्ट है, ह्रासमान है कि वर्धमान है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पता नहीं चल पा रहे, समझ गए। साथ में ये भी दिख रहा है कि क्या है? बताओ, बोलो, बाउंडेड है, लेकिन बाउंडेड में ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध, अपर बाउंड या लोअर बाउंड, ये पता है। तो इस कंडीशन में भी कन्वर्जेंट ही होता है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं। क्या बोला? दोबारा सुन लीजिए। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और बाउंडेड है, ये दोनों दिख रहे हैं, क्या क्या है? मोनोटॉनिक और बाउंडेड, एक दिष्ट और क्या है? परिबद्ध है। बाउंडेड में दिख रहा है या तो अपर बाउंड है या तो लोअर बाउंड है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, समझ गए ना। तो उस कंडीशन में भी क्या कहलाता है? वो कन्वर्जेंट, यानी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है देख पाना मुश्किल हो रहा है, समझ गए ना। लेकिन अपर बाउंड या लोअर बाउंड में दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो भी क्या होता है? पूरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट। याद रहेगा? इतना को लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन उस तरफ लिखूं, इस तरफ का हो गया है ना? उस तरफ का हो गया है ना? इधर का हो गया है ना? ठीक, इधर को लिखिए, मैं इधर लिखा रहा हूं।
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा ना, आप देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज़। हो गया, लिखना बंद कीजिए ना। अगला थ्योरम लिखा है, पहले थ्योरम को मैं शॉर्टकट में बढ़िया समझा देता हूँ आपको। थ्योरम क्या कहता है, नॉन निगेटिव टर्म लेना है। क्या लेना है, नॉन निगेटिव, ऋणात्तर पदों की श्रेणी दिया है। इंग्लिश में वाले पा गए जी थ्योरम कौन सा है, ठीक है ना। नॉन निगेटिव लेना है। नॉन निगेटिव मतलब टर्म कहाँ से चालू हो सकता है, जीरो से, ठीक, जीरो से चालू हो सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो से चालू हो, समझ गए ना। नॉन निगेटिव मतलब वन भी होता है, इसलिए यहाँ पर A1 से चालू किए अपन जो सीरीज पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ऋणात्तर पदों की श्रेणी है, उसको कन्वर्जेंट लेके चलना है। मतलब सार बात को समझो कि आपको एक सीरीज लेके चलना है जो कन्वर्जेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब सीरीज को कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये क्या होगा बताओ, बोलो, कन्वर्जेंट हो। ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब इसका जो पार्शियल सम निकालते हो, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एसएन। अब ये क्या होता है समझ में आ गया होगा अच्छे से, आंशिक संकलन फलनों का योगफल, समझ गया ना, एक पूरे परिवार का एक सदस्य, समझ गए। ये जो एसएन है, ये जो एसएन है ये बाउंडेड होगा। क्या होगा, बाउंडेड होगा। मतलब इस थ्योरम में बस इतना ही कह रहा है, अगर ये पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका पार्शियल सम क्या होगा, बाउंडेड। या फिर ये पार्शियल सम बाउंडेड लेके चलोगे तो पूरा सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दोनों केस क्यों बना रहा हूं पता है, क्योंकि थ्योरम में क्या लिखा है पता है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि लिखा है, पूरा लिख नहीं पाए, यदि और केवल यदि लिख लेना। समझ गया ना मेरी बात को, मेरी बात समझ में आया। कभी भी कोई भी थ्योरम में यदि और केवल यदि लिखा है या इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो कितना केस बनाना पड़ता है, दो केस, समझ गए। इस थ्योरम में बोला है कि पूरा सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चलोगे तो उसका पार्शियल सम क्या निकलेगा, बाउंडेड, या फिर पार्शियल सम को बाउंडेड लेके चलो तो पूरा सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। पढ़ के देख सकते हो आप, लिखा है पूरा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, लिखा है ना। अभी सारी मतलब कन्वर्जेंट, यदि और केवल यदि उसके आंशिक संकलन फलनों का योगफल क्या हो बताओ, बोलो, परिबद्ध, बाउंडेड यार, मतलब ये उसका लोअर बाउंड हो या उसका अपर बाउंड हो या दोनों हो। समझ गए ना मेरी बात को, मेरी बात समझ में आ गया ना। पहली क्लास से लेके कहाँ तक पढ़े, 12वीं क्लास तक, तो पहली क्लास का लोअर बाउंड हो गया और 12वीं क्लास आपका अपर बाउंड हो गया। या तो बाउंडेड पूरा बोलोगे तो लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों बताओ, या एक ठो बताओ। वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा मत जाओ, वो कोई खास काम का नहीं है, जितना होगा मैं बताते जा रहा हूँ। समझ गया मेरी बात को, क्लियर हुआ। तो क्या लेके चलना है समझ में आ गया, एक पूरा सीरीज को क्या लेके चलना है, कन्वर्जेंट। अब विसरण करती है मतलब कन्वर्जेंट लेके चलोगे, समझ गए ना। तो उसका जो पार्शियल सम है, आंशिक संकलन फलनों का योगफल जो भी, ठीक है ना, वो क्या निकलना चाहिए, परिबद्ध अनुक्रम। क्लियर हो गया नहीं आज समझ में। एक पूरा सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चलोगे तो उसका पार्शियल सम क्या निकलेगा, बाउंडेड, या फिर पार्शियल सम बाउंडेड है तो पूरा सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। पढ़ सकते हो एक बार थ्योरम को, समझ गया मेरी बात को, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट में इसको लेके चलो ये बनाओ, या फिर इसको लेके चलो ये बनाओ, समझ गए ना। केस 1 केस 2 आपके ऊपर है कि क्या लेके चलोगे, क्या लाना है, दोनों बनना चाहिए। बस केस 1 को पहले बनाओ चाहे केस 2 को पहले बनाओ, समझ गया ना। तो इस थ्योरम में बुक में क्या किया है, केस नंबर 2 को पहले बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर बना लेंगे रिवर्स में, जिधर से ज़्यादा आसान पड़े उधर से बनाया जाता है, समझ गया ना। जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एसएन को क्या लेके चलूंगा, बाउंडेड, समझ गए। और क्या ला के दिखाऊंगा, एन सीरीज जो है क्या है बताओ, बोलो, कन्वर्जेंट। नहीं आया समझ में, आप देखिएगा ना ध्यान से। तो उसी बात को मैं लिखा हूँ केस नंबर फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, उधर समझा रहा हूँ बीच में क्या लिखा, ध्यान दीजिए। ये जो एसएन है, ये जो एसएन है वो क्या है, बाउंडेड, परिबद्ध है। नहीं आया जी समझ में। और मुझे क्या प्रूफ करा के दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, मुझे ये प्रूफ करा के दिखाना है कि पूरा का पूरा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। नहीं आया जी समझ में, ठीक है। पायल देख लेना क्या चीज खिलाया था, नए स्टूडेंट है क्या, है सेकेंड ईयर वाला है, नया है क्या, देख बैठा लेना, फीस उस दिए नहीं है लोग। क्या बोला समझ में आ गया ना, कि पूरा का जो एसएन को क्या लेके चलना है बताओ, बोलो, बाउंडेड। और क्या ला के दिखाना, समझ में आ गया, पूरा का पूरा जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया। अब ये सब लिखने से पहले ये जो जितना झमेला वाला बात था ना उसके ऊपर अलग से लिख दिया गया। क्या क्या झमेला, ये लो भाई पूरा सीरीज है,
कैसे लिखते हैं बताओ, पूरा सीरीज को बोलो बोलो। A1 A2 डैश इन्फिनिटी तक, बीच में एक नंबर क्या लिया an, फिर इसका एक संकलन छाटा हूँ, कलेक्शन छाटा हूँ, जिसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और कैसे लिखते हैं सीक्वेंस को, एस एन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बोलते हैं। और इसके बारे में बता देना A1 A2 से कहाँ तक होता है ए। ये सब बात को पहले लिख दिया गया है क्योंकि वो केस वन में भी कॉमन है और केस 2 में भी कॉमन। समझ गए मेरी बात को, अपने शब्दों में लिख सकते हो। देखो कि माना एक सीरीज ले लिया, इन्फानाइट टर्म तक का सीरीज है, समझ गए ना, n बराबर 1 to इन्फिनिटी an, ठीक है ना, जिसमें an ग्रेटर आर इक्वल टू क्या लिखा हूँ 0, मतलब 0 के बराबर और 0 से बड़ा, माइनस वाला टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला था कैसा टर्म लेना है, नॉन निगेटिव टर्म लेना है। नॉन निगेटिव मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा, इसलिए बाजू में उसको लिखा गया। समझ गया ना? नहीं आया समझ में? एक मेरा इन्फिनाइट टर्म तक का सीरीज है, उसके बाद क्या करता हूँ, इसका 1 से लेकर कहाँ तक का, n तक का टर्म को अलग कलेक्शन छाटा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनवा पद का आंशिक संकलन का योगफल, अंदर फंदर जो भी लिख लेना, बन जाएगा ना? नहीं आया समझ में? उसको क्या बोलते हैं बताओ बोलो, एस एन, और एस एन बराबर ये होता है। समझ गया मेरी बात को? हुबहू लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पॉइंट को पकड़ के लिखना सीखो, बन जाएगा ना? रटोगे तो सबको रट नहीं पाओगे। बस इतना लिखना, इन्फिनाइट टर्म तक का सीरीज है, उसका एनवा तक का क्या छाटा हूँ, आंशिक संकलन फलों का योगफल छाटा हूँ, जिसे क्या बोला हूँ एस एन, और एस एन बराबर A1 A2 से लेके क्या है an। अब केस नंबर फर्स्ट में उतर गया। केस नंबर फर्स्ट क्या है समझ में आ गया? केस नंबर फर्स्ट में लिख चला हूँ एस एन क्या है, बाउंडेड, और क्या ला के दिखाना है कि पूरा का पूरा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है ना? अब आप बताना, देखना 4 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। आप क्या लेके चले हो ये बताओ, एस एन को क्या लेके, एस एन बराबर क्या लेके चले हो बताओ बोलो, एस एन क्या लेके चले हो, बाउंडेड, ठीक है ना? खैर एस एन की परिभाषा बताओ, A1 प्लस A2 प्लस A3 होते हुए कहाँ तक गए हो, an। an से पहले एक टर्म और लिख लेना, an प्लस 1 लिख सकते हो ना, बीच में डेड डैश है, मतलब है ना, एक 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो n से पहले कितना होगा, सॉरी n माइनस 1, ठीक है ना? अब क्या करना, एस एन के बाद एस एन प्लस 1 बनाना। क्या बनाना, एस एन प्लस 1, थोड़ा अलग टाइप के है ना, ध्यान देना। एस एन प्लस 1 मतलब समझ गए मेरी बात को, कि 1 से तो चालू हुआ है, लेकिन आखिरी में n की जगह क्या रख रहा हूँ, n की जगह मैं n प्लस 1 रख रहा हूँ। तो चलो बताओ, तो n की जगह n प्लस 1, तो यहाँ भी रखो n की जगह n प्लस 1, तो कितना होगा, n प्लस 1 माइनस 1 कटेगा, क्या बचेगा an, और यहाँ रखूँगा n की जगह n प्लस 1, तो क्या बचेगा an प्लस 1। क्लियर हो गया? अब आप दोनों को माइनस करना, एस एन प्लस 1 में मैं माइनस कर रहा हूँ एस एन को। आप बताओ, डायरेक्ट बता सकते हो, क्या कटेगा बताओ, बताओ ना जी। 1 से लेके n तक का टर्म है, ये 1 से लेके n तक का टर्म कट जाएगा ना भाई। an से पहले का टर्म एक और लिख सकते हो, an माइनस 1, याद आया? तो ये पूरा टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बच क्या गया, an प्लस 1 बचा। अब आप मुझे बताओ an प्लस 1 टर्म के बारे में बताओ, ये 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, क्या होगा बताओ? 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सीरीज के बारे में बताया था कि इसका कोई भी टर्म 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो ये जो टर्म आए an प्लस 1, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? इस पूरे सीरीज जो टर्म था ना, पूरा सीरीज, वो पूरा सीरीज क्या है, नॉन निगेटिव था। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव से ऊपर का वैल्यू, निगेटिव से ऊपर क्या होता है, 0 1 2 3 4, समझ गया ना? नहीं आया समझ में? नॉन निगेटिव टर्म था, ऋणात्तर पद था, समझ गया ना? यानी कोई भी टर्म उठाओगे, an लो चाहे n प्लस 1 उठाओ, कोई भी टर्म, वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो ये जो n प्लस 1 टर्म आया है, ये पता नहीं कौन सा टर्म है, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्लियर हुआ? तो इसका वैल्यू ये आया, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया। इधर लिखूँ, इधर हो गया था ना, तो क्या होगा बताइएगा मुझे। बताइएगा ना, तो क्या क्या होगा बताइए। आप वहाँ लिखोगे कि जो आप निकाले हो an प्लस 1 माइनस क्या निकाले एस एन, ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या निकला 0, उसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब ये डायरेक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा।
और यहाँ पर जब आप ये करोगे एस एन को उधर ले जाओगे, ऐसा होगा होगा। अब इसको देख के बताओ ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? देखो आप मुझे बताओ, एस एन से अगला स्टेप क्या होगा? एस एन प्लस वन। इतना समझ में आता है? ये पहला कदम तो ये दूसरा कदम, समझ गया ना? ये अगर 3 है तो ये क्या होगा? 4। मैं अगर बोलता हूँ कि 4 जो है किससे बड़ा है? 3 से, यानी टर्म क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, समझ गया ना? एस एन प्लस वन बड़ा या बराबर है किससे? एस एन से। बड़ा या बराबर बोलता हूँ ना, ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं बोलता हूँ, समझ गया ना? बड़ा और बराबर दोनों नहीं, या तो बड़ा या तो बराबर, या तो इक्वल टू या तो ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में सोचूं एस एन प्लस वन किससे बड़ा है? एस एन से। तो सीधा सा बात है, ये सीरीज कैसा सीरीज दिखाई दे रहा है? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान। तो उसी को लिखता हूं कि आपका जो सीरीज निकला, कौन सा सीरीज? जो पूरा एस एन सीरीज था, वो सीरीज कैसा हुआ बताओ, बोलो? एक दिष्ट परिबद्ध है, एक दिष्ट सॉरी क्या, एक दिष्ट वर्धमान है, सॉरी माफ कीजिए। कैसा लिखा समझ में आ गया ना? मोनोटॉनिक क्या है? इंक्रीजिंग है। नहीं आया जी समझ में? क्यों हो रहा है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग? समझ में आ गया? अब मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हुआ, हमको लाना क्या है जरा बताओ, दिखाओ इधर, बताओ तो क्या लेके चले थे? एस एन को बाउंडेड लेके चले थे। लाना क्या था? पूरा सीरीज को क्या लाना है? कन्वर्जेंट। पूरा सीरीज कन्वर्जेंट तब होगा जब उसका एक सदस्य भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। दिखाइए, समझ गया ना? तो मुझे एस एन को क्या ला के दिखाना है? कन्वर्जेंट। अगर एस एन कन्वर्जेंट हुआ तो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा सीरीज भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। समझ गया ना? तो कन्वर्जेंट लाने के लिए लिखाया था, याद करिए, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और साथ में क्या हो? अपर बाउंड की लोअर बाउंड? कॉपी देख के बताओ, याद है ना? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और क्या हो जाए? अपर बाउंड, दोनों मिला के हो जाएगा कन्वर्जेंट। समझ गया ना? आप देखो वहां पर केस नंबर फर्स्ट में शुरुआत में क्या लिखे हो? एस एन क्या है बताओ? बाउंडेड। यही लेके चले हो ना? बाउंडेड मतलब या तो लोअर बाउंड या तो अपर बाउंड। तो क्या बाउंड लूं बताओ? अपर बाउंड की लोअर बाउंड? अपर बाउंड। समझ गया ना मेरी बात को? बाउंडेड है, या तो अपर बाउंड या तो लोअर बाउंड, या दोनों। समझ गया ना? तो सीधा सीधा उसी लिखूंगा कि भैया हम खुद लिखे हुए हैं कि आपका जो है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम लिखना है, क्योंकि सीक्वेंस है। समझ गया मेरी बात को? तो यहाँ लिखूंगा कि चूंकि आप शुरुआत में लिखे हो कि आपका जो सीक्वेंस था, कौन सा सीक्वेंस? एस एन। ये कैसा सीक्वेंस था बताओ, बोलो? बाउंडेड। लिखे हो ना केस नंबर फर्स्ट के शुरुआत में, यही लेके चले थे ना? बाउंडेड है। अब बाउंडेड दो टाइप का होता है, या तो अपर बाउंड या तो लोअर बाउंड। तो मैं कौन सा बाउंड लेना ज़्यादा पसंद करूंगा? अपर बाउंड। तो लिख देता हूं ऊपरी परिबद्ध है, ऊपरी परिबद्ध रखता है, ऊपरी परिबद्ध रखता है। समझ गया ना? अब सीधा सा बात, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो गया, अपर बाउंड हो गया, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? वो कन्वर्जेंट। अतः आपका जो सीक्वेंस था, कौन सा सीक्वेंस? एस एन, वो क्या हो गया बताओ, बोलो? अभिसारी हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। समझ गए? और एस एन कन्वर्जेंट हुआ तो एस एन क्या था? एक पूरे परिवार का हिस्सा था। समझ गए ना? अगर एस एन कन्वर्जेंट हुआ तो आपका मेन जो सीरीज है, मेन जो आपका सीरीज है, कौन सा सीरीज? n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, वो भी क्या हो जाएगा? अभिसारी होगा। नहीं आया जी समझ में? लिखना कैसे समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? दिखाइए इधर फिर से एक बार देख लीजिए ना, क्या किए देखिए केस नंबर फर्स्ट में। ये सब तो लिख लोगे ना, थ्योरी क्या है वो समझ में आ गया ना? एक पूरा सीरीज है, उसका इनवा कलेक्शन छांटे, जिसे क्या बोलते हैं? एस एन, एस एन बराबर ये होता है, सब लिख लोगे। मेन केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट में मैं क्या लेके चल रहा हूँ? बाउंडेड। क्लियर हुआ? देख लो पहले क्या लेके चल रहा हूँ? बाउंडेड। क्या ला के दिखाना है कि पूरा मेन जो सीरीज है, वी हैव टू शो दैट पूरा सीरीज भी क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट। समझ गए? पहले से इसके बारे में बताओ, सीक्वेंस एस एन बराबर ये होता है, बन जाएगा। एस एन, ए एन से पहले एक टर्म खींच लेना, इसका एन की जगह क्या रखना? एन प्लस वन। दोनों को क्या करना? माइनस करना। ग्रेटर इक्वल टू जीरो आया, ग्रेटर इक्वल टू जीरो आया मतलब ये आया, ये आया मतलब माइनस एस एन को उधर ले जाऊंगा तो प्लस एन हो जाएगा। ये आया, इसको देख के कोई भी बता सकता है एस एन प्लस वन। अगला स्टेप पहले स्टेप से क्या है? बड़ा है, यानी बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है।
समझ गए। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, साथ में केस नंबर फर्स्ट में एस एन को मैं क्या लेके चला हूँ, बाउंडेड। ये बाउंडेड है, या तो अपर बाउंड या तो लोअर बाउंड, तो जानबूझ के कौन सा बाउंड लिया, अपर बाउंड। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और अपर बाउंड दोनों मिला के क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। पढ़ाया था, ये कन्वर्जेंट है तो पूरा का पूरा सीरीज भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट, केस नंबर सेकंड मात्र 2 लाइन का है, जल्दी लिखो फटाफट, इस साइड को फटाक से नोट करो, ठीक है ना। जितना समझाना था मैं समझा दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भगवान मालिक है आपका, ठीक है। घर में तो ऐसे पढ़ लिख रहे नहीं हो आप लोग, कोचिंग आते हो, घूम फिर रहे हो, अब बात खत्म हो जाता है। खैर टेंशन किस बात का, ब्रजेश सर है ना, देखे हो ना थंबनेल मेरा, बस वही चल रहा है। ऊपर को मिटा दूं क्या 4 लाइन को, हैं? सीधा मांग करो इस बार भूपेश बघेल से, हम आप ही को जिताएंगे काका। इस बार चुनाव है ना 2023 में, एक बार बस ऑनलाइन करा दो, बस लास्ट बार, जीवन भर आपका मंदिर बना के रोज दूध चढ़ाऊंगा उसमें। उस दिन तो सुना यूपी में शायद योगी आदित्यनाथ का कोई मंदिर बना दिया है, पूजा पाठ हो रहा है। वैसे रजनीकांत का भी मंदिर बना है साउथ में, उसमें दूध चढ़ाते हैं। रजनीकांत को लेकिन मानता हूँ, एकदम नेचुरल घूमता है ना वो, टकला वगला हो गया है, देखे हो ना, वैसे ही निकल जाता है पब्लिक में, कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन देखो पूरा बाल झड़ गया, फिर भी हमेशा वीग लगा के निकलता है वो। बहुत सारे एक्टर हैं बॉलीवुड के ऐसे ही करते हैं। साउथ के हीरो लोग देखना एकदम नेचुरल रहते हैं, जो प्रकृति हमको दिया है हम वैसे ही घूमेंगे वाला। अब मेकअप करके आता है, समझ में नहीं आता है रजनीकांत है कि दूसरा है बोल के। देखे हो पिक्चर रोबोट देखे हो ना, पूरा मेकअप में था, पता ही नहीं चलता है कि बताओ 80 साल 70 साल का आदमी है बोल के। ये समझ में आया कि दोबारा बताऊं, आ गया ना। देखो जितना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ, आप घर में 1-2 बार लिखोगे फिर ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाएगा। बहुत इजी चीज़ें हैं ये, बहुत टफ नहीं है। क्या 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 किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ सब हम ही लोग ऊपर डिपेंड करता है। जैसा चाहे वैसा ना। आप खुद बताओ ना जी, कन्वर्जेंट लाना है, कन्वर्जेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हो गया, इस साइड का हो गया है ना, दिखा दो उधर का ना। लो भाई जल्दी करो ना, मैं अगला बैच है सेकेंड ईयर का। हाँ चलो बताओ जल्दी। अब केस नंबर सेकंड देखो, हो गया उस साइड का। देखिए तार छिला हुआ है जी पीछे उसका, क्या बोलते हैं, कूलर का ना, देख के। हाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज, इधर देखिए प्लीज। अब बताइए केस नंबर सेकंड में क्या लेके चलना होगा, क्या लाना है, आप ही बताओ मुझे। चलो बताओ फटाफट। उल्टा लेके चलोगे, आप ही बोलोगे, चलो बताओ, मैं नहीं लिखूंगा, आप ही बताओ। कि माना सपोज आपका जो पूरा सीरीज है ना, कौन सा सीरीज AN, वो कैसा सीरीज है, बोलो ना जी, कन्वर्जेंट। उल्टा अनाप शनाप बकते रहते हैं, क्या क्या लेके चलना है बताओ। अभिसारी अनुक्रम है, या तो बोलते हैं अभिसरण करती है ज़्यादा हिंदी में, ठीक है ना। मेरे राइटिंग के ऊपर मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना, यही लेके चलना है। वी हैव टू शो दैट, तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूफ करना है बताओ। उल्टा बना रहे हैं ना, केस नंबर फर्स्ट का उल्टा, क्या लाना है बताओ, बोलो बताओ ना जी। कि आपका ये जो सीक्वेंस है ये क्या है बताओ, बोलो, बाउंडेड है, ये ला के दिखाना है। बन जाएगा, इतना लिखते, ठीक है। अब बताओ आगे, हम जो लेके चल रहे हैं उसी को तो पकड़ेंगे। आप क्या लेके चल रहे हो बताओ, बोलो बोलो ना जी। ये जो पूरा सीरीज है ये क्या है बताओ, बोलो, अभिसरण करती है या अभिसारी है,
यही लेके चल रहे हो, मेरी बात को समझिए, यही लेके चल रहे हो ना। अब बताओ पूरा का पूरा परिवार, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है, अभिसारी है, पूरा का पूरा परिवार छोटा है तो उसका हर सदस्य भी क्या माना जाएगा, छोटा। समझ गए ना। तो पूरा का पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है, तो जो इसका एनवा आंशिक योगफल, इंग्लिश में पार्शियल सम, समझ गए ना, समझ गए ना, वो भी क्या होगा, इसको लिख देता हूं परिभाषा से। अब कौन सी परिभाषा से लिखा हूं, समझ गए। याद करो पहला थ्योरम, याद करो क्या पढ़ाया था, जरा देखो पहला थ्योरम, बताओ ना जी, क्या था पहला थ्योरम। यही था पहला थ्योरम कि पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका पार्शियल सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट, या पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो पूरा सीरीज क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। यही था पहला थ्योरम, समझ गए। इस लिखा हूं बाय डेफिनेशन कि अगर पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो पार्शियल सम होगा, जिसे ऐसा बोलते हैं, समझ गए, वो भी क्या होगा, बताओ बोलो, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर हुआ। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, पहले लिखो मत, समझ में आ गया यहां तक ना। पूरा सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होता है, यही था पहला थ्योरम जो प्रूफ कराया, समझ गए। फर्स्ट ईयर का थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, याद है किसी को। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है। अगर आप लोग पुस्तक कॉपी को बेच के गुलाब लच्छी नहीं खाए होगे तो उसको पलटा के देख लेना, समझ गए। पुस्तक ही नहीं लिए थे समझ में आया मेरी बात कि ये थ्योरम है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है, जो पिछला में यूज किए, और दो ही है, याद रखना। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कौशी अनुक्रम होता है, और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड एंड ऑल्सो कौशी सीक्वेंस। क्लियर हुआ। तो यहाँ पास वही लिखना कि जब ये पूरा सीक्वेंस, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, तब प्रमेय से ये जो सीक्वेंस है आप लिए हो, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाउंडेड हो जाएगा। हो गया थ्योरम कंप्लीट। यही तो लाना था ना, नहीं आया जी समझ में। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा पूरा लिख लेना। हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध, और लिख लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। समझ गए मेरी बात को। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। नहीं आया समझ में, यही तो लाना था ना, बाउंडेड। नहीं आया समझ में, कैसे कैसे बनाए। केस नंबर सेकंड आसान है, पूरा सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं, एसएन को बाउंडेड लाना है। यहीं चालू करना कि पूरा सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चल रहा हूं तो उसका जो पार्शियल सम होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और हम थ्योरम से जानते हैं, बाय थ्योरम बाय डेफिनेशन, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर हुआ। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध। उस हिसाब से एसएन भी क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगा। नहीं आया जी समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। थ्योरम कंप्लीट। ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी, घर में प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, ठीक है ना। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इधर दिखाए थे, नहीं दिखाए थे उस टाइम, दिखा दिए थे ना। ठीक, बंद करो रिकॉर्डिंग।